नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 का तड़का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। करौली से बड़ी खबर है, पांचना बांध का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। लगातार पानी की आवक हो रही है। 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बांध में 20,666 क्यूसेक पानी की आवक हुई है। तो बांध के गेट खोल दिए गए हैं, पानी की निकासी की जा रही है और आपको बताते चले कि पानी की आवक भी लगातार होती चली जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बेहद खूबसूरत नजारा निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर बांध के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। कुल 3 गेट खोलते हुए पानी की निकासी की जा रही है। आपको बताते चले कि कुल 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और जो निचले क्षेत्र हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। और इसके साथ साथ जो लोग इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं वो इस खूबसूरत दृश्य को भी देख रहे हैं। तस्वीरें आपको भी हम दिखा रहे हैं पांचना बांध से, जहां पर लगातार पानी की आवक बनी हुई है और अब धीरे धीरे पानी की निकासी भी की जा रही है। कुल 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। 3 गेट खोल दिए गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है, जिससे कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। निचले इलाकों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बारिश का इंतजार करना पड़ता है इस दृश्य को देखने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी बड़ी संख्या में लोग इस नजारे को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। आसपास के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और पर्यटक स्थल के रूप में इस वक्त ये बांध को देखा जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर यहां पर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इस दृश्य को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। 3 गेट खोल दिए गए हैं पांचना बांध के, जहां से पानी की निकासी की जा रही है और चूंकि लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है और ऐसे में पानी की आवक भी लगातार बनी हुई है और उम्मीद यही है कि अगले कुछ दिनों तक ये गेट खुले रहेंगे और पानी की निकासी होती रहेगी। 4000 क्यूसेक पानी की निकासी इस वक्त पांचना बांध से की जा रही है। और पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ और बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, लैंडस्लाइड ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की मुसीबत बढ़ा दी है। पानी की दहाड़, खिसक रहे पहाड़, मॉनसून का वार, हर तरफ हाहाकार। नदियों में उफान, शहरों में सैलाब। देश के कई राज्य इस वक्त भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन और पर्यटन दोनों पर ब्रेक लगा दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ों के दरकने की डरावनी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे की है, जहां देखते ही देखते चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी कुछ ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से लगातार पत्थरों की बौछार होती दिखाई दी। पत्थरों की बौछार होने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। और अब जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां आज सुबह हुए लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। राजौरी के नगरोटा इलाके में लैंडस्लाइड के बाद सड़क बंद हो गई, जिससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए और उत्तराखंड में बारिश के बाद तबाही के मंजर का अंदाजा लगाइए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बरसाती नाले को पार करते समय एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। दूसरी तरफ चंपावत में नाले की चपेट में एक गाड़ी आ गई, जिसके बाद गाड़ी में मौजूद लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई।
डराने वाली तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से भी सामने आई। वहां तेज बारिश के बाद लूनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे बरसाती नाले को पार करते नजर आए। बाढ़ और बारिश के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उफान पर है। तेज बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दूसरी तरफ बिहार में गंगा और गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्से में हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है और यह तस्वीर पटना के कृष्णा घाट का है। और ऐसी ही तस्वीर पटना के ज्यादातर घाटों पर दिखाई दे रही है, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर पानी आ गया है और ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। न सिर्फ कृष्णा घाट बल्कि NIT घाट, काली घाट और पटना के गंगा के किनारे ज्यादातर घाटों पर ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं बिहार के कई जिले में भारी बारिश की चेतावनी भी है। तो चारों ओर बाढ़ और बारिश का प्रकोप है। वायनाड से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया। लैंडस्लाइड वाले इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया। केरल के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। वायनाड में 29 जुलाई की रात भारी तबाही हुई थी। कई लोगों की इस तबाही में जान चली गई थी। कई लोग घायल हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं। वायनाड लैंडस्लाइड में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हालातों का जायजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें सर्वेक्षण के दौरान के आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वेक्षण करते हुए नजर आए और इस दौरान मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। हालातों का सर्वेक्षण करते हुए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जाएं, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में आपदा से बचने के लिए लोग कैसे तैयार रहें, प्रशासन कैसे तैयार रहे, इसे लेकर खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। क्या व्यवस्थाएं आपदा पीड़ितों के लिए हैं, इसे लेकर भी पीएम मोदी ने जायजा लिया और आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात की, बातचीत की। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचे। जो लोग इस आपदा की वजह से अपनों को खो चुके हैं, उनसे भी मुलाकात करते हुए ढांढस बंधाया और हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। तो केरल के वायनाड में भयंकर त्रासदी आई है, जहां पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कई अपनों ने अपनों को खो दिया है और इसका दर्द प्रधानमंत्री बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि उन लोगों के बीच पहुंचे जिन लोगों ने इस आपदा में अपनों को खो दिया है। उन लोगों को ढांढस बंधाया गया है और यहां पर पीएम मोदी पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं वो इलाके जो आपदा से पूरी तरह से निस्नाबूद हो चुके हैं, बिखर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। उन इलाकों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वेक्षण किया। तो सबसे पहले हवाई सर्वे किया, जायजा लिया इलाके के हालातों का और इसके बाद जमीन पर उतरकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों से भी मुलाकात की और दिशा निर्देश भी जारी किए। और अजमेर में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने 2 कथित कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लिया, वहीं मौके से 29 लैपटॉप और 40 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मौके पर एसपी से बात की हमारे संवाददाता ने।
राष्ट्रीय कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है विदेशियों को ठगी का शिकार बनाने की सूचना यहाँ पर मिली थी। जिसके बाद अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई मौके पर पहुंचे हैं। किस तरह का ये कॉल सेंटर था और कैसे यहाँ पर जो है ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और कितने की ठगी हो रही थी, इस पूरे प्रकरण को लेकर एसपी से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं सर क्या ये पूरा मामला था और किस तरह की कार्रवाई की गई है। देखिए, कोई सूचना मिली थी जरिए मुखबिर कि इस तरह कुछ बाहर के संदिग्ध लड़के लड़कियों का आवाजाही हो रही है, जिस पर साइबर टीम प्लस एसएचओ कोतवाली, एसएचओ गंज और एसएचओ कृष्णगंज को मामूर किया गया और इसमें सुबह दिए हुए लोकेशन पर भेजा। तो जब अंदर पहुँचे और अंदर जाकर इन्होंने देखा तो उसमें जो है एक सूचना ये मिली कि कॉल सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है और कॉल सेंटर के ज़रिए जो है ये कुछ गतिविधि हो रही है, जिसको पोजीशन में लिया जाकर और जब्ती बनाए जाकर टोटल 29 लैपटॉप्स हैं और 40 के करीब मोबाइल हैं जो इनके पर्सनल और इस काम में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो लिए हैं, प्लस उनकी एक्सेसरीज़ हैं, जिसमें 14 लड़के और 4 लड़कियां जो ये अलग अलग इंडिया के पार्ट से हैं। कोई पंजाब से हैं, कोई हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और कहीं ना कहीं टेक्निकल जो इसको कह सकते हैं साइबर एक्सपर्ट में या टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। तो अब इनका कौन मास्टरमाइंड है, क्या है, कितने टाइम से आए, जो मेरी जानकारी मुताबिक तो ये 5-7 दिन पहले ही इन्होंने यहाँ शुरू किया है और इस शुरुआत में अभी एस्टेब्लिश पूरा हुआ नहीं। और रुक करेंगे अगली खबर का। देश की स्टार रेसलर विनेश फोगाट मामले में पूरे देश की निगाहें हैं खेल पंचायत न्यायालय के फैसले पर। विनेश फोगाट की CAS में सुनवाई के बाद फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस मामले पर CAS आज रात 9:30 बजे फैसला सुनाएगा। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद CAS से अपील की थी कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। खेल पंचायत न्यायालय ने सुनवाई के दौरान विनेश फोगाट की ओर से कई मुद्दे उठाए। इसमें कहा गया कि विनेश ने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है, इसीलिए उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। तो 9:30 बजे का इंतजार है जब CAS की ओर से फैसला सामने आएगा और इंतजार एक और मेडल का भी कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए। और बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। मच्छर से फैलने वाली इस बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अगले साल तक डेंगू का टीका मिल सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। देश भर के अलग अलग इलाकों में मानसून बरस रहा है, लेकिन मानसूनी सीजन में डेंगू भी पैर पसार रहा है। इस साल भी डेंगू के मामलों में उछाल आता दिख रहा है, जिससे ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस पर काबू पाने के लिए लगातार शोध हो रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द डेंगू की वैक्सीन हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि डेंगू से लड़ने के लिए अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगी। भारत में 4 नामी कंपनियां डेंगू वैक्सीन पर ट्रायल कर रही हैं। अभी तीसरे फेज का ट्रायल हो रहा है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ही होता है कि अब उस वैक्सीन को ह्यूमंस के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का, चाहे वो दवाई हो या वैक्सीन हो, फाइनल स्टेज होता है। अगर ये इस ट्रायल में पास हो गया तो उस वैक्सीन को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। इस ट्रायल में बेसिकली हम लोग 2-3 चीजें देखते हैं। उसको एक देखते हैं कि सबसे पहले सेफ होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए जिनको आप लगा रहे हो, और सेकेंडली देखते हैं वैक्सीन इफेक्टिव होना चाहिए, जिस पर्पज के लिए आपने बनाया गया वो आपका काम करता हो। मानसून की दस्तक के बाद से देश के दक्षिणी भागों में डेंगू के केस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात के भी कुछ इलाकों में भी डेंगू का असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में पिछले साल आए मामलों की तुलना में इस बार 83% तक का उछाल दर्ज किया गया। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक भी की है। खतरे को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। पहले के मुकाबले अब डेंगू से होने वाली मौतों में कमी जरूर आई है। पहले डेंगू में मोर्टेलिटी रेट 3% था, जो अब काफी कम हो गया है, लेकिन डेंगू का खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला। लगता है ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत वेलकम खबर है हम सबके लिए, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसका एक्चुअली कोई इलाज नहीं है।
हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं, पर ये फेर्टिलिटी रेट जिसे कहते हैं कि मृत्यु दर भी काफी ज्यादा होती है। तो एक वैक्सीन का, डेंगू के वैक्सीन का बहुत वक्त से इंतजार था और हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये फेज 3 ट्रायल में पास हो जाएगा और उसके बाद एक बार वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत है सबके लिए। और इस समय आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में हर साल ये विंटर के बिगिनिंग ऑफ विंटर में डेंगू फैलता है और इस साल तो पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा है। साउथ इंडिया में सुनना काफी फैल गया है। तो एज सुन एज दिस वैक्सीन अवेलेबल हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोगों पे इस्तेमाल करें। अब ट्रायल के सफल होने का इंतजार है। डेंगू की वैक्सीन के बाजार में आने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो डेंगू को रोकने में काफी कारगर साबित हो सकती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। 900 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को रूस ने बुरी तरह से रौंद डाला है, लेकिन अब यूक्रेनी सेना के हाथ ऐसा गुप्त हथियार लग गया जो रूसी सेना पर बहुत भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने जंग में ऐसा रोबोट डॉग उतार दिया है जो रूसी सैनिकों का किलर बन गया है। डॉग ब्रिगेड से जंग, रूसी सेना से भिड़े रोबोट डॉग। फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां अब वही जंग जीतेगा जो जंग में आखिरी वक्त तक टिकेगा। अब सवाल उठता है कि आखिरी वक्त तक कौन टिक सकता है। इसका जवाब है रोबोट डॉग ब्रिगेड। ऐसे डॉग सैनिक जो ना मरने से डरते हैं, ना लड़ने से डरते हैं और ना ही निशाना लगाने से चूकते हैं। लगभग 900 दिन से रूसी सेना यूक्रेन को रौंद रही है। पुतिन की जिद की वजह से अब तक यूक्रेन के 20% से ज्यादा इलाके पर कब्जा हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों तरफ के 5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। यूक्रेनी सेना पहले से ही कम सैनिकों से जंग कर रही है। अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की ने रोबोट डॉग सैनिकों से रूसी सेना को मात देने की शुरुआत कर दी है। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में यूक्रेनी सेना रूस के बॉर्डर पर मौजूद खाइयों में जासूसी करने के लिए रोबोट डॉग को अग्रिम मोर्चे पर उतार दिया है। ये रोबोट डॉग खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं, बारूदी सुरंगों का पता लगा सकते हैं, यहां तक कि धड़ाधड़ गोलियां बरसा सकते हैं। इस एनिमेशन से इस पूरी रणनीति को समझ लीजिए जो यूक्रेन ने जंग में शुरू की है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी रोबोट डॉग ब्रिगेड ने रूसी सेना से सीधा मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जानकारों का दावा है कि यूक्रेन दो तरफ से रूसी सेना पर जमीनी हमला करने जा रहा है। एक तरफ से यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना पर सीधा हमला करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के रोबोट डॉग रूसी सेना पर दूसरी तरफ से हमला करेंगे। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना इस तरह से रूसी सेना पर डबल अटैक करेगी। यहां पर यूक्रेन को सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि रोबोट डॉग गोली लगने के बाद भी रूसी सेना पर हमला करने में सक्षम होंगे। इसका फायदा यह होगा कि रूस के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में मारे जाएंगे, जबकि यूक्रेन के बहुत से सैनिक मरने से बचेंगे। जंग की भारी गोलाबारी का सामना यूक्रेन के रोबोट डॉग सैनिक करेंगे। यूक्रेन की रोबोट डॉग ब्रिगेड का कोहराम। ये रोबोट डॉग थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करके दुश्मन की खाइयों या युद्ध क्षेत्रों में इमारतों के अंदर का निरीक्षण कर सकते हैं। यूक्रेनी सेना ने इन्हें निगरानी सैनिक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रोबोट डॉग को टोही मिशनों पर भेजना आसान है। सुरक्षा कारणों से इनका नाम बैड 2 दिया गया है। डॉग सैनिक 2 घंटे तक जंग के मैदान में युद्ध कर सकते हैं। इनके अंदर जो बैटरी लगी होती है वो 2 घंटे तक चलती है। युद्ध के मैदान में डॉग सैनिक 7 किलो तक गोला बारूद या दवाइयां लेकर जा सकते हैं। यूक्रेन ने कितने रोबोट सैनिक तैनात किए हैं इसका खुलासा नहीं किया गया है। रोबोट कुत्ते अभी से ही जंग के मैदान में रूसियों के हाथों उड़ाने शुरू कर दिए गए हैं।
खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने हजारों की तादाद में डॉग सैनिकों को जंग में उतार दिया है। रूस के अंदर घुसकर जो ताजे हमले हो रहे हैं उससे भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे हालात में यूक्रेन के डॉग सैनिकों के खूंखार हमले रूसी सेना की तबाही में बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अब देखना होगा कि रूस यूक्रेन की इस रोबोट डॉग ब्रिगेड का मुकाबला कैसे करता है। तो वहीं दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया है। प्लेन में 62 लोग सवार थे, सभी की दर्दनाक मौत की खबर है। हादसा बेहद ही भयानक था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्राजील में बहुत बड़ा हादसा, क्रैश ने दहलाया। जितनी ये दर्दनाक खबर है उतना ही इसका खौफनाक वीडियो सामने आया है। हवा में उड़ रहे यात्री प्लेन का अचानक संतुलन बिगड़ा और वो देखते ही देखते जमीन पर गिरकर क्रैश हो गया। हादसे के वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। प्लेन साओ पाउलो की तरफ जा रहा था। साओ पाउलो से करीब 80 किलोमीटर दूर प्लेन ऊंचाई में उड़ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पायलट प्लेन से अपना नियंत्रण खो देता है। इसके बाद प्लेन हवा में ही डगमगाने लगी। इसके बाद का वीडियो और भी भयानक है। प्लेन उड़ने की बजाय नीचे की तरफ आते हुए गोल गोल घूमने लगा। प्लेन में सवार यात्रियों के सामने मौत खड़ी थी और जिसका अंदेशा था हुआ भी वही। प्लेन नीचे की तरफ आता गया और रिहायशी इलाके के पास गिरकर क्रैश हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त दुर्घटना हुई तब जोर की आवाज आई, जिससे आसपास रहने वाले लोग भी दहल उठे। हादसा विन्हेडो शहर में हुआ। प्लेन में सवार सभी यात्रियों के मारे जाने की खबर है। हादसे के शोर में सबकी चीखें दब कर रह गईं। दुर्घटना में मारे गए लोगों को क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। विमान में 62 लोग सवार थे, जिसमें 58 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। 8 सेकंड के इस वीडियो में सड़क पर एक शख्स चलता हुआ भी दिख रहा है, वो भी हादसे से हिल गया। हवाई जहाज ने पराना राज्य के कास्केवेल से दोपहर के वक्त उड़ान भरी थी, जो साओ पाउलो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। जानकारी के मुताबिक ATR 72 विमान हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले कि सभी लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते, इस हादसे ने उनकी जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। गनीमत रही कि विमान घरों पर नहीं गिरा, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। प्लेन पेड़ों वाली जगह पर गिरा था। प्लेन गिरने के बाद जोर की आवाज आती है, उससे धुएं का गुबार उठता है और आग लग जाती है। इसके बाद तो घटना स्थल पर मलबा ही नजर आया। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हैं, लेकिन इस दर्दनाक हादसे से पूरा देश हिल गया है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में भी भीषण प्लेन हादसा हुआ था, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। रिपोर्ट न्यूज़ 18।